हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप मस्त, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी को और अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 और आज पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 3, हमारी बदलती पृथ्वी। तो क्लास को पूरा देखिएगा और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है और जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहा जाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं और प्रत्येक वर्ष कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय के रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में ये दिखाया गया है। प्लेट की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है और पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं, और जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जात बल या एंडोजोर्निक बल फोर्स कहा जाता है। एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल यानी एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनिक बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति, जैसे कि भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। ये आप एक चार्ट देख सकते हैं जिसमें पृथ्वी की गतियां दो तरह से, अंतर्जात बल के कारण और बहिर्जात बल के कारण। अंतर्जात बल में आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल। आकस्मिक बल में भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन, और पटल विरूपण बल में पर्वत निर्माणकारी बल। बहिर्जात बल जो कि पृथ्वी की सतह पर बाहर होते हैं, अपरदन और निक्षेपण। इसमें नदियों द्वारा, पवन द्वारा, समुद्री तरंगों द्वारा और हिमनद के द्वारा। स्थलमंडलीय प्लेट भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ कठोर, कुछ छोटी आसमान आकार की प्लेटें होती हैं और जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी होती हैं। ज्वालामुखी ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक बाहर निकलने लगते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये हमारी पृथ्वी की प्लेटें हैं। सबसे ऊपर परपटी और उसके नीचे मेंटल, और जब मेंटल में विस्फोट होता है, प्लेटें एक प्लेट से दूसरी प्लेट आपस में खिसकती हैं तो पिघला हुआ मैग्मा ऊपर निकल आता है और कुछ अंदर ही जम जाता है और कुछ बाहर आके जम जाता है, और जिस जगह से मैग्मा बाहर निकलता है वो जगह को क्रेटर कहा जाता है। और जब ये बाहर आके जम जाता है तो उसको लावा कहते हैं। इस प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है और ये कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। इस कंपन को भूकंप कहा जाता है। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां पर कंपन आरंभ होता है उसको उद्गम से केंद्र कहते हैं, और उद्गम केंद्र के भू सतह के वह निकटतम स्थान जहां पर सबसे पहले भूकंप महसूस होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है और अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता भी धीरे धीरे कम होती जाती है। उद्गम केंद्र वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है एवं भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, भूकंप यहाँ से उत्पन्न हुआ और ये अधिकेंद्र जहां पर भूकंप सबसे पहले महसूस किया गया था। भूकंपीय तरंगें तीन प्रकार की होती हैं। पहली
पी तरंगे अथवा अनुदैर्घ्य तरंगे, एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे और एल तरंगे अथवा पृष्ठ तरंगे। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से ही तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कुछ कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग इस सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे कि जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना और सांपों का धरातल पर आना। ये आप देख सकते हैं कि गुजरात में भूकंप के द्वारा हुआ विनाश, कि इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे क्षतिग्रस्त होकर गिर गई थी। भुज में भूकंप के झटके। 26 जनवरी 2001 को भुज में शहर के रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप। सर्वाधिक सर्वाधिक प्रभावित। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत का आशंका। भुज में निराशाजनक राहत। भुज की तबाही, आग में शहर में आग और भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा। मुख्यमंत्री की केंद्र सरकार से अपील। भूकंप का मापन एक यंत्र के द्वारा किया जाता है जिसे भूकंप लेखी रिक्टर कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है और जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 से अधिक होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है, और जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा इससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली भूकंप होता है, और जिस भूकंप की तीव्रता 7.0 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। भूकंप से बचाव की तैयारी। भूकंप के दौरान आश्रय कहाँ लें? कोई सुरक्षित स्थान, रसोई या काउंटर या मेज के नीचे दीवार के अंदरूनी कोने में बैठ जाएं। आग वाले स्थान से चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से दूर रहना चाहिए। प्रमुख स्थलाकृतियां। अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है और पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं, और वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। विश्व के हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है, और अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में, कनाडा में, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है, और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। नदी के कार्य। नदी के जल के दृश्य भूमि पर अपर्दन होता है, और जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो ये जलप्रपात का निर्माण करती है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि एक नदी बहती हुई आ रही है और ये एकदम खड़े ढाल की तरह नीचे गिर रही है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तब वह मोड़दार मार्ग में बहने लगती है। जैसा कि आप देख सकते हैं नदी की मोड़दार मार्गों को। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं, और इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं और समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। जब नदी टेढ़े मेढ़े मार्ग में बह रही होती है तो कभी कभी बीच वाला हिस्सा कट जाता है
जैसे कि आप इसे देख सकते हैं। तो जो ये हिस्सा बचता है उसे चाप झील कहते हैं। और कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। और बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है और नदी के उत्तरी तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तथा समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा अनेक नदी धाराओं में विभाजित हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक ये मुख्य नदी है और ये अनेक धाराओं में विभाजित हो गई है और जिनको वितरिका कहा जाता है। जब ये अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है उसको वितरिका कहा जाता है। यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है और प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अपसादों के संग्रह को डेल्टा का नाम दिया जाता है। समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं और समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकरा कर रहती हैं। इससे दरार विकसित होती है और समय के साथ बड़ी और चौड़ी होती जाती है, जिसको समुद्री गुफा के नाम से जानते हैं। जैसे कि ये एक पत्थर है और जब समुद्र का पानी इससे टकराता है तो इसके अंदर दरा गुफा टाइप बन जाती है और उसको समुद्री गुफा कहते हैं। और इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही छत बचती है। जैसा कि आप इस दूसरे चित्र में देख सकते हैं कि जब समुद्र का पानी सतह से टकराता है तो आर पार जगह बन जाती है, जिससे पानी एक इधर से उधर जा सकता है और ऊपर छत टाइप बन जाती है, जिसे तटीय मेहराब के नाम से जानते हैं। और लगातार अपर्दन के बाद छत को भी तोड़ देते हैं और केवल दीवार बचती है, जैसा कि आप इसे देख सकते हैं और इसको स्टेप के नाम से जानते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैलीय तटों को समुद्री भिगु कहते हैं और समुद्री तरंगों किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं और हिमनद अपने नीचे कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती हैं और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती हैं और हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाती हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए जैसे छोटे बड़े सैल, रेत, तलछट, मिट्टी निक्षेपित होते हैं और ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं पवन के कार्य पर। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक होता है और रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सैल कहते हैं और पवन सैल के ऊपर भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। इसीलिए ऐसी सैल के आधार संकीर्ण एवं सिर विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर ये अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है और जब पवन का बड़ा बहाव रुक जाता है तो ये रेत गिरकर छोटी सी पहाड़ी बनाती है, जिसको बालू टिब्बा के नाम से जानते हैं। और जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहा जाता है और चीन में विशाल लोयस के निक्षेप पाए जाते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक
और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ।